चलो भाई, हम लोग इंट्रोडक्शन टू यस सर। खाली बता क्या किया था सर लास्ट टाइम पे ये? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद ही बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री अपन पढ़ रहे थे, है ना? यस सर। और उसमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर की बात की थी। फिर हमने देखा था कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो ये बात निकल कर आई थी कि किसी एलिमेंट के एक एटम का जो मास होता है वो उसका एटॉमिक मास कहलाता है। अब इसको अपन और डिटेल में समझते हैं। दोबारा से याद दिला दूं पिछली क्लास की बात। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। लास्ट क्लास में हमने बात की थी। दूसरी बात, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये तीसरी बात, एटॉमिक मास होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के एक एटम का मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है? अब ये जो बात है कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर है, मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर है, ये बात आज तो आप कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन आज से 300 साल पहले की बात करें तो हमें उस टाइम ये सब पता ही नहीं था, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। आज से 300 साल पहले ये चीजें होती नहीं। हाँ, एटॉमिक मास की बात तब भी चलती। तो मैंने कहा था आज वही समझेंगे कि एटॉमिक मास कैसे लोगों को समझ में आ जाता था जबकि एटम इतना छोटा होता है। ठीक है? इसके लिए मैंने एक एवोगैड्रो हाइपोथेसिस बताई थी आप लोगों को। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, इसको समझने के लिए या इसमें हेल्प की थी। यस सर। उसने कहा था सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर दो गैसेस के वॉल्यूम इक्वल हैं तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे या नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वल होंगे अगर वो एटॉमिक फॉर्म है। ऐसी बात एवोगैड्रो ने कही। इसका सहारा लेके काम चलाया था साइंटिस्ट लोगों ने एटॉमिक मास निकालने। हेलो
लग गई कहाँ है? एक एटम बहुत छोटा होता है, आप उसे तोल नहीं सकते तराजू पे, और इतनी सेंसिटिव तराजू भी कहां बनेगी इतना हल्के वजन को, इतनी छोटी चीज को नाप पाए। तो उसका एक दूसरा तरीका डेवलप किया था कि मास ऑफ वन एटम कैसे निकाल। मैंने इसी चैप्टर में आपको बताया था कि किसी भी चीज को जिसको आप नाप सकते हैं उसे आप फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मास नाप रहा हूं मैं, मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, भले ही एटम का हो पर है तो फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी बात हम लोगों ने सीखी थी कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, नापना है, तो आपको उसके लिए एक स्टैंडर्ड इमेजिन करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड सपोज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। उस स्टैंडर्ड को हम कहते हैं यूनिट। तो हर फिजिकल क्वांटिटी की कोई ना कोई यूनिट हमने मान ली है, होती नहीं है, मान ली है। जैसे डिस्टेंस की यूनिट हम लोगों ने मीटर मान ली है, मास की यूनिट हम लोगों ने किलोग्राम मान ली है, ग्राम भी होती है, डिस्टेंस की फुट भी होती है, इंच भी होती है, टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस है। ऐसा करके हमने हर फिजिकल क्वांटिटी की कोई ना कोई यूनिट सेट कर दी। दूसरी बात मैंने आपको सिखाई थी कि जो यूनिट होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि आप जिस फिजिकल क्वांटिटी को नाप रहे हैं, जो मेजरमेंट कर रहे हैं, उस मेजरमेंट की न्यूमेरिक वैल्यू ना बहुत बड़ी आए ना बहुत छोटी आए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हो जाता है। जैसे मैंने बोला इस स्केच की लेंथ बताओ, तो लेंथ मेरी फिजिकल क्वांटिटी है। अब मैंने आपके प्रश्न का सवाल दिया कि इसकी लेंथ 12 या 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो जो 10 लिखा है ये न्यूमेरिक वैल्यू है और जो सेंटीमीटर लिखा है ये मेरी यूनिट है। मैंने यहां पे सेंटीमीटर यूनिट का इस्तेमाल किया क्योंकि उससे न्यूमेरिक वैल्यू जो आ रही है वो 10 आ रही है, वो ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है। अब मान लो मैं इसी लेंथ को किलोमीटर में बताऊं तो बता नहीं सकता क्या? बिल्कुल बता सकता हूं। कैसे करना पड़ेगा? कन्वर्जन सिखा रहा हूं। सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। जिन्हें लेक्चर्स देख लिए हैं या क्लास अटेंड करी उन्हें पता होगा, मैंने बताया था सेंटी का मीटर 1/100 होता है। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, सेंटी की जगह 1/100 लिख दिया, मीटर की जगह मीटर लिखा। तो ये हो गया मेरा 1/1000 मीटर। लेकिन मुझे इसे किलोमीटर में नापना है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसका मतलब है 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर। तो मैं इसको और कन्वर्ट करूंगा तो 1/1000 तो है ही, इंटू 1/1000 किलोमीटर। तो ये आ गया 1/10 लाख किलोमीटर। वही स्केच है, वही लेंथ बता रहा हूं, कोई नई लेंथ नहीं बता रहा, और मैंने यूनिट बदली। अब इसको आप लिखोगे तो इतना हो जाएगा। ये इस स्केच की लेंथ है, गलत नहीं है, सही है। यूनिट भी कोई गलत थोड़ी यूज करी, लेंथ के लिए किलोमीटर होती है, सेंटीमीटर की। लेकिन जब मैंने यूनिट बड़ी करी, सेंटीमीटर छोटी यूनिट होती है, किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है, तो यूनिट बड़ी करेंगे तो न्यूमेरिक वैल्यू छोटी हो जाएगी। रूल है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट तो फिक्स आना है ना। तो इसको बढ़ाओगे तो ये छोटा हो जाएगा, इसको बढ़ाओगे तो ये छोटा करना पड़ेगा। तो यूनिट बड़ी तो न्यूमेरिक वैल्यू छोटी, यूनिट छोटी तो न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी। सिंपल सी बात, फिजिक्स में भी काम आएगी बात। तो इस जो स्केच है
उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर लिखी है, वो भी ठीक है, और 0.000001 किलोमीटर लिखी है, ये भी सही। इस टाइम किलोमीटर मेरी यूनिट है और ये मेरी न्यूमेरिक वैल्यू। अब आप बताइए कन्वीनियंट, सुविधाजनक कौन सा बोलना है? सही तो दोनों है। 10 सेंटीमीटर बोलना आसान है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर सुविधाजनक नहीं, 10 सेंटीमीटर। दोनों सही है, लेकिन ये छोटी चीज के लिए मैंने बड़ी यूनिट यूज कर ली तो मेरे लिए सुविधाजनक नहीं होगी, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू बहुत छोटी आ रही है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आप न्यूमेरिक वैल्यू आप यूनिट ऐसी यूज करना पसंद करते हैं किसी चीज को नापने में कि उसकी न्यूमेरिक वैल्यू ना तो बहुत बढ़िया है ना बहुत छोटी है। सर 10 सेंटीमीटर आपने 10 इंटू 1/100 लिखा है तो 1/10 होना चाहिए ना। 1/1000 कैसे आया सर यहाँ पे? कोई बात नहीं, यस सर। 1/100 एक जीरो कम कर लीजिए। ये कहानी है। अब मान लो मुझे यहां से लेकर दिल्ली तक का डिस्टेंस नापना है, तो यार वो सेंटीमीटर में नापना मेरे ख्याल से उचित नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक बड़ी फिजिकल क्वांटिटी है, तो मैं चाहूंगा बड़ी यूनिट यूज करूं, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप मेरी मदद करें थोड़ी सी, मुझे एटम का मास नापना है, एटम का मास मेजरमेंट करना है। मुझे मास की 2-4 यूनिट याद आ रही हैं। एक तो ग्राम याद आ रही है, एक किलोग्राम याद आ रही है, एक मुझे पाउंड याद आ रही है, बताएंगे इनमें से सबसे सुविधाजनक यूनिट कौन सी रहेगी एटम का वजन नापने? इन सब में से तो सर पाउंड रहेगी सबसे ज्यादा सुविधाजनक। क्यों? सर ग्राम। ग्राम ग्राम। नहीं, ग्राम क्यों? सर ग्राम इन तीनों में सबसे छोटी यूनिट है। यस सर सही है। तो छोटी यूनिट क्यों लेना चाह रहे हो यार? एटम छोटा होता है सर। हाँ यार, एटम छोटा होता है, सही। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 पाउंड में 454, मतलब राउंड फिगर में लिख देता हूँ 454 ग्राम होते हैं ना। और सर लेकिन एटम नापने में तो पिकोमीटर यूज करते हैं ना। हाँ जी, एटम को साइज नापने के लिए पिकोमीटर यूज करते हैं ना। नहीं, साइज में अपन मास नापना चाहते हैं। एमू करते हैं मास के लिए, तो एटॉमिक मास यूनिफाइड ऐसी कुछ। मुझे आते नहीं इतना, अभी मैं इतना पढ़ा लिखा हूं ही नहीं। मेरे को तो 3 ही यूनिट पता है यार, ये ग्राम, किलोग्राम और पाउंड। आप लोगों ने कहा इनमें से ग्राम यूज करनी चाहिए, सही है, आप लोग सही कह रहे हैं। लेकिन अगर ग्राम में, क्योंकि सबसे छोटी हुई है इन तीनों, लेकिन अगर ग्राम में भी मैं मास नापूंगा ना एटम का, किसी भी एटम का, तो लगभग जैसे हाइड्रोजन की नाप लूं तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितने ग्राम होता है? हाइड्रोजन के एक एटम का वजन ग्राम में इतना होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सुविधा तो नहीं है यार, ये न्यूमेरिक वैल्यू बहुत, ये तो पिछले वाले से भी खतरनाक बन गई, ठीक है ना। इसमें तो जीरो ही गिनते रह जाएंगे कितने। तो यहां इन तीनों यूनिट में ग्राम सबसे छोटी यूनिट है, लेकिन एटम का वजन नापने के लिए ये भी सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है। तो ग्राम भी उसके लिए बहुत बड़ा है, ग्राम भी उसके लिए बहुत बड़ा। तो किसी ने कहा पिकोग्राम कर लो, नैनोग्राम कर लो, मिलीग्राम कर लो। पिको नैनो यूनिट नहीं होते, वो यूनिट थोड़ी होते हैं, वो तो अपन ने उसके आगे मल्टीपल लगा दिए। क्या करें? एम सर। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक नई यूनिट ढूंढो। क्या करो? एक नई यूनिट ढूंढो।
तो जैसे जैसे हम लोगों को जरूरत पड़ती जाती है हम वैसे वैसे नई खोज नया चीजें करते चले जाते, है ना। अभी 2 साल पहले तक, मैं 1.5 साल पहले तक मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन एक नई घटना हुई तो हमने एक नई खोज करी कि भी मास्क लगाना है। वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं थी, वैक्सीन खोजने की जरूरत ही नहीं थी कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस कोई नया थोड़ी है, सारे सर्दी जुकाम के वायरस कोरोना होते हैं, पर स्पेशल टाइप का नया कोरोना आ गया, तो भाई नई चीज आ गई तो नई खोज। तो अब यहां जब मुझे एटम का वजन नापना है तो मुझे समझ में आ गया कि ग्राम भी मेरे काम नहीं आने वाला, ये भी बहुत बड़ा यूनिट है उसके लिए। तो कोई छोटी यूनिट की खोज की जाए, तो साइंटिस्ट लोगों में उतना दिमाग तब था नहीं, या दिमाग तो था, उतनी मशीनें नहीं बना पाए थे इतनी बारीक चीजें नापने वाली। तो क्या करें, कैसे करें? तो आपने कभी रद्दी वगैरह बेची है घर पर या बिकते हुए देखी है? थोड़ा बहुत आइडिया? यस सर। यस सर। जो रद्दी वाला होता है आमतौर पर बड़े बांट लेके नहीं आता, वो 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम के बांट लेके आ जाता है, 5 10 15 किलो के बांट नहीं लाता। वो क्या करता है, तराजू की एक साइड एक 2 किलो का बाट रखता है, दूसरी साइड अखबार रखता है। जब वो बैलेंस हो जाता है तो उस अखबार के बंडल को 2 किलो मान लेता है, अगर 2 किलो है, और उस अखबार के बंडल को उठा के वापस उसी साइड पे रख लेता है जिस साइड पे बांट रखा है, तो 2 + 2 4 हो जाता है। यानी उसने क्या किया, उस अखबार के बंडल को 2 किलोग्राम मान लिया। अब उनसे वो किस चीज को तोलेगा? अखबारों की तो तोलेगा, तो अखबारों को तोलना है और अखबार को इसने यूनिट बना लिया। तो नया साहब ये सही चीज है, इसी को यूनिट बना लेता हूं। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा यार हमें एलिमेंट तोलने, एटम तोलने, तो हम किसी एटम को यूनिट बना लेते हैं, सबके से एटम को यूनिट बना लें। तो उन्होंने कहा यार सबसे हल्का एटम ढूंढो, सबसे हल्का एटम। तो उस टाइम पे जो 10 15 20 50 एलिमेंट पता थे, उनमें सबसे हल्का एलिमेंट साइंटिस्ट लोगों को पता था हाइड्रोजन। आज भी सबसे हल्का वही एलिमेंट हाइड्रोजन। तो उन लोगों ने कहा अपन हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन को यूनिट बनाएंगे, हाइड्रोजन के एक एटम के मास को हम यूज करेंगे, बाकी एटम का मास नापने में उसको यूनिट बना लेंगे। तो दूसरे लोगों ने कहा ठीक है साहब बना लीजिए हाइड्रोजन के एक एटम के मास को यूनिट, लेकिन उसका कोई नाम तो रख दीजिए। हर नाम तो रखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन के एक एटम के मास को हम क्या बोलें? मुझे नहीं पता कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, मैंने तो उसको यूनिट बनाया है कि साहब कितने को मैं एटम्स का मास नापने की यूनिट मानूंगा। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, उसको इन लोगों ने बोला एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट शॉर्ट में AMU, एटॉमिक मास यूनिट AMU, या इसे एवोग्राम भी कहते हैं, एवोग्राम भी इसका नाम होता है। ठीक है। तो हाइड्रोजन के एक एटम के वजन को इन लोगों ने कहा आज के बाद हम 1 AMU कहा करेंगे। जैसे ग्राम, पाउंड, ये सभी माने गए ना कि इतनी चीज को हम पाउंड बोलेंगे, इतनी चीज को ग्राम बोलेंगे। वैसे यहां पर मान लिया कि हाइड्रोजन के एक एटम के वजन को हम 1 एवोग्राम या 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलेंगे। अब मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है कि हाइड्रोजन के एक एटम का वजन ग्राम्स में कितना होता है? तो इसका जवाब है हमें नहीं पता, हमें थोड़ी कनेक्शन निकालना है कि ग्राम में कितना होता है, हमें तो एटम्स के वजन नापने, तो उसके लिए हमने एक नई यूनिट बना ली AMU। अब ये AMU कितने ग्राम के बराबर होता है फ्यूचर में देखेंगे, खोज पाएंगे तो खोज पाएंगे, नहीं तो इसकी एक नई यूनिट सेट कर लेंगे कि इससे नापा जाता है एटम का। आगे बात समझ। जैसे कभी वो जेमस्टोन्स होते हैं, रत्न, पन्ना, मूंगा, माणिक, नीलम, ग्रहों की दशा ठीक नहीं चल रही तो उसके लिए पहनते हैं अपन, वो किस यूनिट में नापे जाते हैं? किसी को आइडिया है? कैसा प्रतिशत?
जो हाथ में पन्ना, मूंगा, नीलम वगैरह अपन पहनते हैं, रत्न, वो किस यूनिट में नापे जाते हैं? जैसे ज्योतिषी के पास जाओ तो वो क्या कहता है? टीवी पे भी अक्सर ज्योतिष लोग आते रहते हैं, सुना होगा, हो सकता नहीं गए हो तो टीवी पे तो सुना होगा। मिलीमीटर, नहीं नहीं, ऐसा थोड़े बोल। कैरेट, कैसा? कैरेट? कैरेट में हीरा नापते हैं आमतौर पर। हीरा कहते हैं कि साहब 2 कैरेट का हीरा पहन लो, 5 कैरेट का हीरा पहन लो। बाकी रत्नों के लिए क्या यूज है, कोई आइडिया? तुम लोग का जीके भी कमजोर है, इंग्लिश भी कमजोर है, सब पे काम करना पड़ेगा। आप ज्योतिषी के पास जाओ तो कहेगा साहब 5 रत्ती का मूंगा पहन लो, 5 रत्ती या चौनी बार, है? क्या बोला? खैर, 6 रत्ती का पन्ना पहन लो, 10 रत्ती का नीलम पहन लो, ऐसा रत्ती। नाउ व्हाट इज रत्ती? अभी रत्ती क्या है? सर एटम की एटॉमिक मास की हिंदी की यूनिट। नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये इसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, फॉरगेट केमिस्ट्री। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि हमने हाइड्रोजन के एटम को एक यूनिट कैसे मान लिया, दिमाग कैसे लगाया। रत्ती एक बीज होता है, सीड, इस तरह का दिखता है। इसके प्लांट का बॉटनिकल नेम होता है एबरस प्रिकेटोरियस। एबरस प्रिकेटोरियस, ठीक है। इस प्लांट की खासियत, सर ये लिखना है? नहीं 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 लिखना यार, मैं तो अपनी जीके बता रहा हूं तुम लोग, ठीक है ना, एग्जांपल दे। ये बॉटनी वालों तक को नहीं पता होती ये बात, मैं बता रहा हूं। मैं तो सब पढ़ाऊंगा आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब, मैथ वैथ सब। एबरस प्रिकेटोरियस पेड़ का नाम बॉटनिकल, ठीक है। पेड़ों को भी साइंटिफिक नेम होते हैं, शायद 9-10 में पढ़े हो आप लोगों ने कुछ कुछ। अच्छा, मटर के दाने आपने देखे होंगे, मटर के सारे दानों का साइज सेम होता है क्या? नो सर, डिफरेंट हो जाता है कभी-कभी। बड़ा कोई छोटा होता है। इस पेड़ की खासियत है कि इसके जो बीज होते हैं, सारे बीज का साइज और वजन, मास लगभग बराबर होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। चाहे वो दिल्ली में होगा पेड़, चाहे चेन्नई में होगा, सेम आता है सब। तो पुराने जमाने में जो सुनार लोग होते थे या जो जेमस्टोन्स बेचते थे, ज्वेलरीज बेचते थे, वो वजन नापने लिए, पुराने जमाने में इतने ये इलेक्ट्रॉनिक वाली मशीन थोड़ी आती थी, जैसा उस पर रखा और पता चल गया, बांट चलते थे। तो पहले जमाने में भारत देश में इनका इस्तेमाल किया जाता, इन बीजों का। तो क्या करते थे, एक रत्न है, इतना बड़ा सा नीलम का टुकड़ा है, तराजू की एक साइड रखा, छोटी सी तराजू बना ली, दूसरी साइड पे ये बीज डालते गए एबरस प्रिकेटोरियस के, 1 बीज, 2 बीज, 5 बीज, 10 बीज पे बैलेंस हो गया। इसका मतलब ये है कि वो जो आपका नीलम है वो 10 रत्ती के बराबर है, यानी 10 इन बीजों के वजन के बराबर है, समझ गए? 10 रत्ती के बराबर। घर में पूछना अपने पेरेंट्स से कि रत्ती क्या होता है, वो बता देंगे आपको, ठीक है ना। तो ये रत्ती जो है क्या है, हमें इसका ग्राम में वजन पता है क्या इस बीज का? नहीं पता, हमने उसे स्टैंडर्ड मान लिया, ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये हमारी यूनिट है। तो ऐसे मुझे हाइड्रोजन के एटम का वजन नहीं पता, लेकिन मैंने उसको मान लिया मैं इसका यूज करूंगा एटम्स का वजन निकालने में, जैसे इसका यूज मैं कर रहा हूं रत्नों का, जेमस्टोन्स का वजन निकालने। तो हमारी केमिस्ट्री की रत्ती है, ये केमिस्ट्री की रत्ती है, बीज है हमारा, इससे फिर हम सबके नाम। तो अब मान लीजिए मुझे सोडियम के एक एटम का वजन निकालना है, यानी एटॉमिक मास निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, तराजू की एक साइड पे सोडियम का एक एटम रखूंगा, जैसे जेमस्टोन रखा था मैंने एक साइड पे, दूसरी साइड पे ऐसे रत्ती के बीज डाल रहा था। अब दूसरी साइड पे तराजू पे क्या डालूंगा मैं, हाइड्रोजन के एटम्स, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 5 एटम, 20 एटम। पता चला 23 हाइड्रोजन एटम डालने के बाद तराजू बैलेंस होगी। इसका मतलब एक सोडियम का एटम, क्या कहते हो,
एक सोडियम का एटम 23 हाइड्रोजन एटम्स के बराबर वजनी है, भारी है। आई बात समझ में? 1 एटम सोडियम। हाँ जी तो सर ऐसा कैसे, मतलब वो तराजू पे एटम थोड़ा ना डालते फिरेंगे सर, मतलब ऐसे कैसे डाल सकते हैं? गुड क्वेश्चन, अब मैं उस पर आऊंगा, लेकिन पहले इस बात को तो समझो कि 1 एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के एक एटम के वजन को मैंने क्या नाम रख दिया? एमू, एटॉमिक मास। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सोडियम के एक एटम का वजन 23 AMU है। तो आप जो AMU पढ़े हो, सुने हो शायद कभी 9th में, तो ये चीज होती है ना, ये सब नहीं बता पाता, तो मैं आपको पूरी क्लियर कर रहा हूं, हिस्ट्री विद केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो 1 सोडियम एटम इज हैवियर या इज इक्वल टू द मास ऑफ 23 हाइड्रोजन एटम्स। So in that way we can say that mass, or you can say atomic mass of sodium atom is 23 AMU. And what AMU stands for? AMU stands for mass of 1 hydrogen atom. We don't know what is the mass of 1 hydrogen atom in gram or kilogram. We have taken it as a standard itself. उसको खुद ही स्टैंडर्ड मान लिया अपन लोग ने कि हाइड्रोजन का एक एटम हमारा स्टैंडर्ड है, या हमारी रखती है, इससे ना। अब हमारे मित्र ने बड़ा वैलिड क्वेश्चन पूछा कि एक एटम कैसे डालोगे सर तराजू में? मजाक कर रहे हो? एटम कहां दिखता है, पकड़ में कहां आता है? यहां पे एवोगैड्रो वाली बात काम में है। हाँ, यहां एवोगैड्रो की बात काम में आई। एवोगैड्रो ने खेल कर दिया, उसकी वजह से ये सब कर पाए साइंटिस्ट लोग, एवोगैड्रो के हाइपोथेसिस, उसके एक्सपेरिमेंट की वजह से। अच्छा एक बात बता, अगर मैं तराजू की एक साइड पे सोडियम का एक एटम ना रखूं, 100 एटम रखूं, तो फिर इस साइड पे हाइड्रोजन के कितने एटम आएंगे? तेईस सौ 2300। 1:23 का रेशो है ना, एक 23 के बराबर, तो 100 2300 के बराबर हो जाएगा। 1000 एटम रखूं इधर सोडियम के, 23,000, 23,000 23,000 एटम आ जाएंगे हाइड्रोजन के, ऐसे होगा ना। अब एवोगैड्रो ने क्या कहा था कि अगर दो गैसेस के या दो एलिमेंट के इक्वल वॉल्यूम लिए जाएं, इक्वल टेम्परेचर प्रेशर लिया है, तो उनमें एटम और मॉलिक्यूल्स की गिनती सेम। तो मान लीजिए मैंने कंटेनर लिया, डिब्बा लिया, इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, इसको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 ATM पे रखा, ठीक है। इसमें मैंने सोडियम भर दिया, सोडियम। एक दूसरा डिब्बा रखा, उसका वॉल्यूम 1 लीटर था, 25 डिग्री सेल्सियस 1 ATM प्रेशर, इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स भर दिए, मॉलिक्यूल नहीं, एटम। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के तोड़ सकते हैं मॉलिक्यूल्स को एटम्स, ऐसा कर। यहां सोडियम के एटम है, यहां हाइड्रोजन के एटम। बता सकते हैं इस कंटेनर में वॉल्यूम इसका 1 लीटर है, कंटेनर का, इसका भी 1 लीटर, टेम्परेचर इसका भी 25, इसका भी 25, प्रेशर इसका भी 1 ATM, इसका 1 ATM प्रेशर हम सब लोगों पे लग रहा है। बता सकते हैं इसमें सोडियम के कितने एटम होंगे? Na जितने उसमें हाइड्रोजन के होंगे। मैं नहीं बता सकता इसमें सोडियम के कितने, मैं भी नहीं बता सकता, मुझे क्या पता। इसमें हाइड्रोजन के कितने होंगे मैं भी नहीं, ये भी नहीं बता सकता। लेकिन मित्र ने एक बात ये कही, सही कही, कि इसमें सोडियम के कितने, हाइड्रोजन के कितने मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात क्लियर है एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग कि जितने इसमें सोडियम के एटम होंगे उतने ही इसमें हाइड्रोजन के एटम होंगे। यही तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है। तो अब क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने, ऐसे हाइड्रोजन के 1-1 लीटर के खूब सारे डब्बे बना लिए, 100 डब्बे, 50, 500 डब्बे तैयार कर लिए। अब देखो खेल, तराजू का शेप कैसे बनता है?
तो भूलिए। अब ये तराजू है, ठीक है। इसके इस साइड पे मैंने सोडियम वाला डिब्बा रख दिया, 1 लीटर सोडियम का डिब्बा। इस साइड हाइड्रोजन वाला रख दिया, 1 डिब्बा। ऑब्वियस से बात है, सोडियम ज्यादा भारी है, तराजू ऐसे चली जाएगी, हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा। अब मैंने हाइड्रोजन का एक और डिब्बा रख दिया यहां पे, ये नीचे ये ऊपर है, थोड़ा सा बैलेंस बनेगा। ऐसे करते हुए मैं डब्बे रखता गया इसके ऊपर। इतने बड़े बॉक्स तो रख सकता हूं ना, ये तो बनाए जा सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसा करते करते मुझे 23 बॉक्स रखने पड़े हाइड्रोजन वाले। कितने बॉक्स रखने पड़े? 23 बॉक्स। अब आप समझदार हैं, मान लीजिए इसके अंदर n एटम है और इसके अंदर भी n ही एटम होंगे, उसका मतलब ये है कि सोडियम के n एटम्स इक्वल टू सोडियम के n एटम्स इक्वल टू 23 इंटू n एटम ऑफ हाइड्रोजन। n से n काट दो, n से n गया, कटेगा, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा कि 1 एटम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे ना पाओ, एक एटम तो नहीं पकड़ सकता कोई, पर ये तो कर सकते हैं ना। आपको पूरी तरीका भी समझा देगी कैसे कर सकते हैं। तो अब आगे से तो मैं एक एटम ही बोलूंगा, तुम समझ जाना कैसे किया वो छोड़ो, पर डाउट रहता है इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। टेंशन नहीं लो, ऐसा कर सकते हैं साइंटिस्ट लोग, कितना दिमाग तो लगाना पड़ेगा साइंस में। तो अब एक काम मेरे पास तैयार हो गया एवोगैड्रो भाई साहब की मदद से कि अब मैं किसी भी एलिमेंट के एक एटम को कंपेयर कर सकता हूं हाइड्रोजन के एक एटम से, ठीक है। ये एटॉमिक मास यूनिट कहलाती है, या इसको आप एएमयू कहते हैं, या इसको आप एवोग्राम कहते हैं, या इसको आप यू कहते हैं, कई बार यू भी कह देते हैं। यू मतलब यूनिफाइड मास। ये भी नाम रखा जाता है इसका, यूनिफाइड मास। बड़े लंबे समय तक एटॉमिक मास निकालने के लिए इसी चीज का इस्तेमाल होता रहा। अब एक बात बताओ, ये जो तरीका आपको सिखाया, इसमें आप एटम का मास, अकेले एटम का मास नाप रहे हैं, अकेले सोडियम एटम का मास नाप रहे हैं, या किसी के कंपैरिजन में निकाल रहे हैं? कंपैरिजन में निकाल रहे हैं, कंपैरिजन में निकाल हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, किसी के रिलेशन में निकाल रहे हैं। तो जब इस तरीके से एटॉमिक मास नापा जाता है तो उसका नाम रखा गया रिलेटिव एटॉमिक मास। ये चीज आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और कल मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था? मैंने आपको एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन लिखवा दी थी, मास नंबर की लिखवा दी थी, एटॉमिक मास की लिखवा दी थी। अब मैं आज बात करता हूं रिलेटिव एटॉमिक मास की। रिलेटिव एटॉमिक मास, इट इज द रेशो ऑफ mass of one atom of an element to the mass of one hydrogen atom। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास RAM, इसका फार्मूला क्या होगा? मास ऑफ one atom of element divided by mass of one atom of hydrogen। आप कहें सर एक एटम कहां से लाओगे? तो एक नहीं लाया हूं मैं, तो n एटम लाता हूं। n एटम इसके लेता हूं, n इसके लेता हूं। जब n एटम का रेशो आएगा वही 1 1 एटम का आएगा, n से n कट के। ये तरीका लगा लेते हैं अपन, ये ट्रिक बस सबसे बढ़िया है।
ठीक है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिटलेस है। समझ रहे होंगे, मास से मास कट जाएगा, यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो सर इसका आंसर तो हमेशा सर मास ऑफ वन एटम में एलिमेंट ही आएगा, क्योंकि सर मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन तो 1 होता है सर। मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, और क्या होता होगा सर? 1 ही होता क्या? होगा, 1 की 2 यही होता होगा। 1 क्या? 1 एमू यू यूनिफाइड एटॉमिक मास। मैं वही बात बता रहा हूं, अभी मैं लिख के बताऊंगा, आप इसको लिखो, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सर वे ऊपर वाला तो हटा सकता हूं ना। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं, एग्जाम्पल की बात कर रहा था, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है? तो आप जवाब दोगे 23 AMU। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है, तो आप अब जवाब दोगे 23। इतना सा अंतर है दोनों। आप यहां यूनिट लगा रहे हैं 23 AMU, मतलब ये क्या बता रहा है कि सोडियम का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 23 टाइम्स हैवी है। रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल देना, आपने क्या किया, हाइड्रोजन के एटम से डिवाइड कर दिया, यानी AMU से डिवाइड कर दिया, तो AMU से AMU कट गया, तो यूनिट चली गई। तो एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास एक ही होते हैं, बस इसमें यूनिट लगाते हो आप AMU, इसमें यूनिट नहीं लगाते क्योंकि वो रेशो है, रेशो में यूनिट थोड़ी लगानी है। कहने का तरीका बदल दिया है, सिर्फ चेंज कर दिया कहने का तरीका। यस सर। करा वही काम है, कुछ नया नहीं करा मैंने, जो भी सिखाया वही किया। अच्छा, अब ऐसे आयरन का नापें, तो आयरन के एक तराजू के साइड एक लीटर का एक बॉक्स रखा, दूसरे हाइड्रोजन के 1 लीटर के बॉक्स रखते गए, तो 56 पर बैलेंस हुआ। इसका मतलब आयरन का एटॉमिक मास 56 AMU हो गया। 56 AMU हो गया, वेरी गुड, 56 AMU। लेकिन अगर मैं पूछूं आयरन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? 56 ओनली 56। बस यूनिट मत बोलना और कुछ नहीं करना, कोई तोप नहीं चलानी उसमें, वही एटॉमिक मास, वही रिलेटिव एटॉमिक मास। तो पेपर में सब बातें देते हैं तो हम सब बताते हैं कि कंफ्यूजन कहीं ना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ऐसे ही जब मैं कॉपर का एटॉमिक मास निकालने गया तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आई। सर क्या समस्या है? जो तराजू थी, मैं बैलेंस कर रहा था कॉपर के लिए, तो 63 हाइड्रोजन के एटम्स में डाल चुका था, और 63 कंटेनर रख चुका था हाइड्रोजन के। अभी बैलेंस आया नहीं था, कॉपर अभी भी हल्का सा नीचे था, हल्का सा नीचे, मतलब कॉपर का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से 63 टाइम से थोड़ा अभी और ज्यादा है। तो मैंने 64वां रखा, 64th वाला डिब्बा रखा, तो कॉपर जरा ऊपर चला गया, पहले जरा नीचे था, अब जरा ऊपर चला गया। मतलब बैलेंस ना 63 पे हो रहा था, ना 64 पे हो रहा था। इससे क्या पता चलता है?
सर 63.5 पे। इससे में ये पता चलता है कि कॉपर के एक एटम का वजन हाइड्रोजन के 63 या 64, 63 या 64 एटम्स के बीच में। 0.5 तो नहीं कह सकते, मुझे नहीं पता ना एकदम बीच में होगा कि क्या होगा, इतनी बारीकी से थोड़ी समझ आ रहा है। यहां पर पता है कि 63 से ज्यादा है लेकिन 64 से कम है। कम है। तो डेसिमल में आएगा। मान लो 63.5 है जैसा मित्र कह रहे हैं, अंदाजे से मान लिया 63.5, पर हो सकता है 63.41 हो, 63.62 हो, और ज्यादा एक्यूरेसी से नापने की जरूरत थी। क्या करें? ये प्रॉब्लम आने लगी, शुरू में नहीं आई थी, जब थोड़े भारी एटम्स को नापना शुरू किया। शुरू के जो 10-20 एलिमेंट है, एटॉमिक मास 20, 25, 24, 50 तक, तब तक ज्यादा दिक्कत नहीं। उसके बाद दिक्कत जाने लगी, 40-40 के बाद दिक्कत जाने लगी। क्या दिक्कत जाने लगी? ये जो रेशो आ रहा है रिलेटिव एटॉमिक मास या जो एटॉमिक मास आ रहा है वो पॉइंट्स में आने लगा, डेसिमल्स में, होल नंबर में आना बंद हो गया, गड़बड़ होने लगी। तो साइंटिस्ट लोगों ने थोड़ा सा मामला चेंज किया। क्या चेंज किया? हमने स्टैंडर्ड क्या बना रखा था? 1 AMU को हमने क्या मान रखा है? AMU किसको माना था? मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन एटम। अब इन लोगों ने ऑक्सीजन एटम का यूज करना शुरू किया। मतलब हाइड्रोजन की जगह कंटेनर में क्या भरना शुरू करी? ऑक्सीजन। लेकिन मुझे पता है कि ऑक्सीजन खुद हाइड्रोजन से लगभग 16 गुना भारी है। तो उनने क्या किया? 1/16 जो ऑक्सीजन का मास है उसका 1/16 पार्ट लेकर यूज किया। तो बाद में AMU किसको माना गया? इससे क्या हुआ? जो कुछ एलिमेंट्स के मास पॉइंट में आ रहे थे वो खत्म हुए। थोड़ा बहुत अंतर होता है ना, एकदम एग्जैक्टली 16 टाइम्स होता नहीं ऑक्सीजन, 16 पॉइंट समथिंग होता होगा, तो उससे कुछ सेट हो गया मामला होगा। लेकिन कुछ समय बाद ये भी नहीं चला, मजा नहीं आया। तो फिर एक काम किया, अब की बार उनने स्टैंडर्ड के तौर पे लिया कार्बन। कार्बन खुद में हाइड्रोजन से लगभग 12 गुना भारी होता है। तो यहां पे कार्बन के मास का 1/12 पार्ट लेकर चलेगा, इसको AMU मान। अब आज के जमाने में AMU यही चलता है। सबसे पहले 300-350 साल पहले हाइड्रोजन लेके शुरू किया था, बीच में ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया, अब कार्बन चल रहा है। तो आज की डेट में हाइड्रोजन की जगह AMU की डेफिनेशन ये यूज की जाती है। व्हाट इज 1 AMU? नाउ 1 AMU is equal to 1/12 part of the carbon atom. 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अच्छा, एक और चक्कर इसमें, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो यहाँ C12 लेना है, 12 वाला जो नॉर्मल होता है, 13-14 वाला मत ले लेना ऐसा। तो आजकल AMU की डेफिनेशन ये चल, शुरुआत हाइड्रोजन से हुई सबसे हल्का, इवन अब आजकल ये चलता है। जब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुई तो इनमें करेक्शन किए गए, वो सब किया गया। तो अब आजकल इस जो 1 AMU स्टैंडर्ड चल रहा है वो लगभग इतना आता है, कार्बन के एक एटम के मास के 1/12 के पार्ट के बराबर। हाइड्रोजन के एक एटम का वजन, अब जो हमने बहुत सेंसिटिव तरीके ढूंढ लिए हैं, ग्राम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी ढूंढ लिए, तब जब निकाला गया तो हाइड्रोजन के एक एटम का वजन लगभग 1.008 AMU होता है। थोड़ा सा अंतर है। तो आज की डेट में जो AMU चलता है वो ये चलता है, और उस हिसाब से हाइड्रोजन 1.008 AMU के बराबर होता है। चेंज हुआ भाई साहब? कल को कुछ और ऐसा आ जाएगा तो कोई नया एटम लाना पड़ेगा। हो सकता है आप भी ढूंढ लो कोई नया एटम, ठीक है ना, इसको यूज करो, फिर आपके हिसाब से चला करेंगे। तो ये तो सतत प्रक्रिया है, विकास होता रहता है, डेवलपमेंट। ये आजकल AMU चलता है। अभी तक मैंने इसकी वैल्यू ग्राम में नहीं बताई, अब अपन उसकी वैल्यू ग्राम में पता करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इतना लिख लें और उस बात पे। सर बुक में सर एटॉमिक मास इज इक्वल टू एवरेज मास ऑफ एन एटम अपॉन 1/12 मास ऑफ एन कार्बन 12 एटम दिया हुआ है। तो सर इसका क्या मतलब हुआ, एवरेज मास ऑफ एन एटम अपॉन?
एवरेज मास का मतलब ये है बेटा कि कई बार एलिमेंट्स के 2 या 3 आइसोटोप्स होते हैं ना, जैसे मैंने बताया कार्बन का 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है। तो क्या करते हैं, तीनों आइसोटोप का एवरेज निकालते हैं। ये भी आगे जाके मैं निकालना सिखाऊंगा इसी चैप्टर में, शायद आज ही आ जाए या नेक्स्ट क्लास में आएगा ना, तो अपन चर्चा करेंगे उसकी। सर ये 1 हाइड्रोजन एटम वाला फिर से समझा दीजिए सर, ये लाइट का दिक्कत हो गई थी, समझ में नहीं आया। न्यूमेरिकल्स में कौन सा यूज करना है भैया, कार्बन यूज करना है आपको, ये हाइड्रोजन तो पुरानी बात हो गई। मैं ये बता रहा था कि हमें मास नापना था एलिमेंट्स का, तो कोई स्टैंडर्ड बनाना था। तो हाइड्रोजन के एक एटम के मास को स्टैंडर्ड मान लिया गया, बांट बना लिया गया, यूनिट बांट बना लिया गया, साहब ये हाइड्रोजन का एक एटम मेरा बांट, और उस बांट का नाम रखा गया एएमयू, क्योंकि ग्राम किलोग्राम बहुत बड़ी यूनिट हो रही थी मेजरमेंट करने के लिए मास की। ठीक है, हाइड्रोजन से जब मास निकालते थे बढ़िया चल रहा था काम, लेकिन कई सारे एलिमेंट के मास पॉइंट्स में आने लगे थे हाइड्रोजन का यूज करने पे, 63.12, 23.79 ऐसा करके पॉइंट्स में अपन नहीं चाहते आए, थोड़ा होल नंबर में हो तो याद करना आसान होता है। तो फिर हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन यूज किया गया बाद में एज अ स्टैंडर्ड, लेकिन ऑक्सीजन खुद में हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास लेने के बाद उसका 1/16 पार्ट यूज किया, इससे भी ज्यादा दिन काम नहीं चला। तो अब आजकल कार्बन यूज किया जाता है, कार्बन के एक एटम का मास लेते हैं, फिर उसका 1/12 पार्ट करते हैं, उसको 1 AMU मानते हैं। ये सिस्टम आपका चल। तो सर इस फॉर्मूले में ऐसा क्यों लिखा है सर, एवरेज मास ऑफ एन एटम अपॉन 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12? सर मास तो अभी हमें निकालना ही है, इन्होंने एवरेज मास ऊपर कैसे लिख दिया सर? किताब लिखने वाले से पूछ ले क्यों लिख दिया। नहीं तो तो मैंने क्या गलत पढ़ा दिया भाई, ये तो समझा मेरे को, या उसने क्या गलत लिख दिया ये बता। इसकी बात समझ में नहीं आ रही सर, इसने लगा कि एवरेज मास ऑफ एन एटम अपॉन 1/12 ऑफ द कार्बन 12। अच्छा, अब अभी मास तो मैंने भी फार्मूला निकालना बताया है। आपको, एवरेज एटॉमिक मास का मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, मान लो मैं सोडियम की बात कर, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम। अब मैं हाइड्रोजन थोड़ी लिखूंगा आज के जमाने में, आज के जमाने में ये लिखूंगा ना, तो आपकी किताब में जो भी आप देख रहे हो उसमें आज के जमाने की बात दी थी, पुराना कुछ बताया नहीं, पेपर में पुराना भी आ सकता है, इसलिए मैंने सब कुछ समझा दिया। यहां तक तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तो मैंने एवरेज नहीं लिखा। यस सर, यहां तक तो चल रहा है। अब सोडियम एक तरह का नहीं होता, सोडियम में कई आइसोटोप होते हैं, सोडियम 23 भी होता है, सोडियम 24 भी होता है। तो ये प्रॉब्लम फंस रही थी कि साहब मैं 23 वाला सोडियम लूं कि 24 वाला सोडियम लूं। अब मैंने एक कंटेनर में सोडियम भरा, सोडियम की वेपर्स भरी, मुझे पता है उसमें 23 वाले सोडियम है कि 24 वाले सोडियम है कि 26 वाले सोडियम है, पता है क्या मुझे? नहीं पता। तो उसने ये बोला साइंटिस्ट ने कि ये जो मास आपने नापा है, जो मास आपने नापा है, सॉरी रिलेटिव एटॉमिक मास, ये जो आपने नापा है, ये जिस भी एलिमेंट का नापा है, ये उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास नापा है। सर एवरेज एटॉमिक मास क्या नापा है? मतलब उसके सारे आइसोटोप्स का रिजल्टेंट होगा ये, क्योंकि हमें नहीं पता ना उस कंटेनर के अंदर कौन सा आइसोटोप है, सबका मिक्सचर हो सकता है, सबका मिक्सचर हो सकता है। तो जो एटॉमिक मास जिसे आप बोलते हो, उसको उसने एवरेज एटॉमिक मास प्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि आइसोटोप भी तो हो सकते हैं इसके अंदर। तो ये जो नप रहा है उन सारे आइसोटोप्स का एवरेज नप रहा है, ऐसा वो बोल रहा है। समझ में? अच्छा अच्छा, ये सर ये रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए चल रहा है फॉर्मूला? हाँ, रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला लिखा है वो। अच्छा, उसमें हमें सर आगे रिलेटिव, हाँ ये लिखा नहीं लगाया क्या? नो सर, ये नोट्स में लगा था। ये उनकी गलती है भाई साहब, सॉरी। ये तो आप भी समझदार हो, इतना मैथ्स तो सबको आता है कि एवरेज रेशो निकाल रहे हो तो किसी के रिलेशन भी निकल रहा है, वो रिलेटिव कॉमन सेंस की बात है। यस सर। एनसीईआरटी में 2500 गलतियां मिलेंगी, तो अपन करेक्ट करते चलेंगे। आपको कहीं डाउट है मुझे बता दीजिए। नहीं सर, ये तो नोट्स में है, एनसीईआरटी नहीं, नोट्स में ही है, रेजोनेंस बुक। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो नोट्स में भी 25 गलतियां निकलेंगी, वो भी मैं सुधार, ठीक है? यस सर। गलती अंडर सेंस लैंग्वेज का इशू।
अब जैसे अपन बिल्कुल बारीकी से पढ़ रहे हैं, इतनी बारीकी से पढ़ रहे हैं कि एटॉमिक मास क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास, इनमें भी अंतर बता रहा हूं। जनरल आदमी दोनों को सेम चला लेता है, तो अपन वो बात नहीं करेंगे ना, अपन तो हर बारीक बात करेंगे। यस सर। यहां तक खेल समझ में आ गया? यस सर। चलिए यस सर। अब अगली चीज, एक और मास होता है जिसका नाम होता है ग्राम एटॉमिक मास, शायद सुनो, GAM, ग्राम एटॉमिक मास। अब ये क्या होता है? इसकी अक्सर बुक्स में डेफिनेशन ऐसी दी रहती है कि व्हेन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, व्हेन atomic mass is expressed in grams, then it is called gram atomic mass। अक्सर ऐसे डेफिनेशन दिए, लेकिन ये गलत है, कोई टेक्निकली गलत है, लैंग्वेज वाइज गलत है। मैं समझाता हूं क्या कहा। अभी तक मैंने बताया एक एमओ हाइड्रोजन के बराबर मानते थे, कार्बन के 1/12 पार्ट के बराबर मानते थे। अब अपन आ जाते हैं सन 2021 में। अब तो मेरे पास इतनी सेंसिटिव मशीनें हैं कि मैं एक एटम का वजन नाप सकता हूं। तो एक एएमयू जो होता है, कहीं पेज के टॉप पे लिख लेना, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर, और किलोग्राम में लिखेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। ये आपका, अब उस टाइम तो नहीं निकला था, सन 1700 में इतनी अच्छी मशीनें नहीं थी, नहीं, जब अच्छी मशीनें बनी सेंसिटिव, तो साइंटिस्ट लोगों ने उसका ग्राम से रिलेशन निकाल दिया। ठीक है, तो एक एएमयू इतने ग्राम के बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं कि एक हाइड्रोजन का एटम लगभग इतने ग्राम का होता है। मैंने भी हाइड्रोजन के एटम का वजन लिखा था 1.66 की जगह 1.67 लिखा था, थोड़ा सा ज्यादा। तो मैंने बताया थोड़ा सा ज्यादा होता है एएमयू, 1.008 एएमयू के बराबर। कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट की वैल्यू एग्जैक्ट इतनी आती, एग्जैक्ट इतनी आती। अब ये ना वैल्यू कहां से आ गई, नंबर कहां से आ गया? इसमें भी एवोगैड्रो का योगदान था, इसलिए एएमयू की वैल्यू को एवोग्राम भी कहते हैं। एवोगैड्रो ने एक नंबर निकाला था जिसका नाम था एएमयू, सॉरी एवोगैड्रो नंबर, सुना है? 6.023 into Yes, 10 sir, to the power ninth minus 23। नहीं, एवोगैड्रो नंबर ये होता है एन ए से डिनोट करते हैं उसको, उसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻20। बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा, प्लस में पावर लगी है, 6.023 इंटू 10⁻20। ठीक है ना? ये दोनों बातें कहीं पेज के टॉप पे लिख लो, रजिस्टर में लाल लाइन होती है ना, उसके ऊपर खाली जगह होती है, वहां पे ऐसे टॉप पॉइंट लिख लिया करेंगे अपन। यहां मत लिखना ग्राम एटॉमिक मास, वो तो अभी पढ़ा रहा हूं। तो सर ये एवोगैड्रो नंबर क्या डिनोट करता था? अभी आएंगे उस बात पे। लिख लिया? दोनों वैल्यूज नोट कर ली। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, लिखना नहीं उसको। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 AMU। एक AMU हाइड्रोजन के एक एटम के बराबर माना जाता था, बाद में कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के बराबर माना जाने लगा, बाद में इसकी वैल्यू ग्राम में निकाली गई 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, फिर मैंने लिखा आपको रिलेटिव एटॉमिक मास। सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा? 23, जो ये बता रहा है कि सोडियम का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम से या कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से 23 गुना 23 टाइम्स हैवी है।
अब बात आती है इसकी, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास होता है मित्र 23 ग्राम। नंबर वही आएगा, नंबर कभी चेंज नहीं होगा, सर ग्राम लग जाएगा। ग्राम लग जाएगा। दिस इज ग्राम एटॉमिक मास। तो देखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि अगर एटॉमिक मास को एएमयू की बजाय ग्राम में लिख दो तो उसे ग्राम एटॉमिक मास कहने लगे। हाँ, इसलिए ज्यादातर किताबों में लिख देते हैं when atomic mass is expressed in grams then it is called gram atomic mass। लेकिन अब एक चीज समझाओ, एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या थी? तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन थी मास ऑफ वन एटम। तो ये जो 23 AMU लिखा है ये सोडियम के एक एटम का वजन है ना भाई, एक एटम का मास है ना ये। अब मुझे एक बात बताइए, क्या सोडियम के एक एटम का मास 23 ग्राम हो सकता है? एक एटम का मास नहीं सर, नो सर। स्केच का वजन भी 23 ग्राम नहीं, इतने बड़े का। सोडियम का एटम तो बहुत छोटा है। तो ये बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, मैंने मान लिया कि एटॉमिक मास को ग्राम में बताओ तो ग्राम एटॉमिक मास है, मान, और मुझे डेफिनेशन नहीं फिट हो रही। एटॉमिक मास होता है एक एटम का वजन, लेकिन किसी भी एलिमेंट के एक एटम वजन, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का वजन इतना तो हो ही नहीं सकता। ये क्या चक्कर है? तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है? तो ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के 1 मोल एटम्स का वजन जो होता है वो उसका ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ग्राम एटॉमिक मास। सो इट शुड बी क्लियर इन योर ब्रेन, आपके दिमाग में चीज पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। एक एटम का वजन मतलब एटॉमिक मास, 1 मोल एटम्स का वजन मतलब ग्राम एटॉमिक मास। एक एटम का वजन एटॉमिक मास, 1 मोल एटम्स का वजन ग्राम एटॉमिक मास। एक एटम का वजन एटॉमिक मास, 1 मोल एटम्स का वजन ग्राम एटॉमिक मास। तो मेरे दिमाग में दूसरा प्रश्न आ रहा है कि 1 मोल में कितने एटम हो सकते हैं? ये मोल क्या है? नंबर के ये मोल क्या है? नंबर ये मोल क्या है? तो मैंने आपको इसी चैप्टर में शायद सेकंड लेक्चर में बताया है, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नापने की यूनिट है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में लिखवाया था 7वें नंबर। मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नापने की यूनिट। अमाउंट यानी कितना। तो सवाल उठता है 1 मोल में कितना होता है? तो एवोगैड्रो नामक साइंटिस्ट ने यह बताया था 1 मोल इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains 6.023 into 10 to the power 23 particles। ये 1 मोल कहलाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट। और 1 मोल में कितना अमाउंट होता है? 6.023 into 10 to the power 23 अमाउंट होता है 1 मोल में। डजन जानते हैं? डजन, दर्जन, हिंदी में दर्जन, इंग्लिश में डजन। यस सर। 12 होता है उसके अंदर एलिमेंट। एक डजन में कितना अमाउंट होता है? 12। 12। वेरी गुड। मैंने कहा 1 डजन मोबाइल फोन। कितने मोबाइल फोन? 12 मोबाइल फोन। 1 डजन स्केच पेन। कितने स्केच पेन हुए? 12 स्केच पेन। 12 स्केच पेन। ऐसा तो नहीं है कि स्केच पेन 15 हो जाएंगे, मोबाइल 12 रहेंगे। नो सर। फिक्स वैल्यू है ना। तो भाई साहब ये जो मोल होता है ये केमिस्ट्री का डजन है। आज के बाद याद रखो, मोल मतलब केमिस्ट्री का डजन। अब जैसे 1 डजन में 12 होता है, 1 सैकड़ा में 100 होता है,
वैसे एक मोल में ये नंबर, एक मोल में ये नंबर, तो किसी भी चीज के एक मोल में इतने होते हैं। एक मोल सैनिटाइजर की बॉटल्स मतलब कितनी, 6.023 इंटू 10⁻23 बॉटल्स। एक मोल स्पेक्टिकल्स यानी कितने, 6.023 इंटू 10⁻23 स्पेक्टिकल्स। ठीक है, गिनती फिक्स है मोल में। मोल में मुझे इस चैप्टर में पढ़ाना है तो मैं इसको डिटेल में बता ही रहा हूं। मोल में गिनती फिक्स है, नंबर फिक्स है, लेकिन एक सवाल का जवाब चाहिए। मैंने कहा बाजार से 1 डजन, 1 दर्जन ऑरेंजेस ले आओ, संतरे, कितने लाओगे? 12 संतरे ले आओ सर, 12 संतरे, वेरी गुड। मैंने कहा 1 डजन वाटरमेलन ले आओ, तरबूज, कितने? 12 तरबूज। 12 तरबूज पक्का? बिल्कुल सर, पक्का। चलो ठीक। मैंने कहा बाजार से 1 डजन ग्रेप्स ले आओ, अंगूर, 1 दर्जन अंगूर, कितने लाओगे? 12 अंगूर के दाने। 12 अंगूर दाने ले आएंगे, बोलेंगे उससे ठेले वाले से 12 तोल दे, जितने क्यों ना पैसे ले ले, सर ने 12 मंगाए, डजन मंगाए, किलो में नहीं मंगाए, कोई बात नहीं, 12 आप ले आए, 12 अंगूर, 12 संतरे, 12 तरबूज। अब एक बात बताओ, गिनती तो सेम आ गई डजन में, क्या 12 अंगूर और 12 तरबूज का वजन बराबर होगा? नो सर। नो सर, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो एक मोल में नंबर फिक्स है, वजन फिक्स नहीं, वजन अलग अलग हो सकता है। वही बात यहां पे आएगी। एक मोल सोडियम का वजन 23 ग्राम है, लेकिन एक मोल आयरन का वजन 23 ग्राम नहीं होगा, 56 ग्राम होगा, 56। अब वो ओजस भाई, वो तो आपकी कलाकारी है कि आप कैसे सेट करते हो उसको, दुकानदार को, है ना, ये तो आपकी कलाकारी पे डिपेंड करेगा 12 अंगूर देने के लिए। तो एक मोल में नंबर फिक्स है, मास फिक्स नहीं है, मास अलग अलग हो सकता है। सीधी सी बात है, 12 अंगूर 12 तरबूज बराबर वजन के तो होंगे नहीं ना, नंबर से हो सकता है। तो किसी भी चीज के एक मोल एटम्स का जो वजन आएगा वो उसका ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। और आपके लिए राहत की सांस वाली बात यह है कि जितना एएमयू में एटॉमिक मास होता है उतने ही ग्राम में ग्राम एटॉमिक मास आता है, यानी एक मोल का मास आता है। यानी जितना किसी एक एटम का वजन होता है एएमयू में, उतने ही एक मोल एटम्स का वजन होता है ग्राम्स में। यह खास बात है, तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। कार्बन का एटॉमिक, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास याद है किसी को? 16। अब भी 16 बोल रहे हो? अब तो तुम पढ़े लिखे हो गए, अब बोलना चाहिए 16 AMU। अब तो इंटेलिजेंट हो गए। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो बता सकते हो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 16 ग्राम। 16 ग्राम। 3 ग्राम। 3 ग्राम। पर 16 ग्राम में एक एटम नहीं होगा, 16 ग्राम में 6.023 ये इतना नंबर है। आपको साइंटिफिक नोटेशन वगैरह सिखाए थे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा होगा, इसको नॉर्मल नंबर में बदलोगे तो ऐसा होगा। सुनते ही बहुत लंबा है। ये इतना बड़ा नंबर है, गिन भी नहीं पाओगे। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, इसके आगे क्या होता है? करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इसके आगे तो मैं ही गिनती भूल गया, ये तो अभी बहुत बात है। इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर, वेरी ह्यूज नंबर। इतने सारे एटम का वजन 23 ग्राम हो सकता है, ये तो लॉजिकल बात है। ठीक है, अब एक जादू दिखाता हूं आपको, इसमें से कुछ लिखना है तो लिख लो, इसको हटाऊंगा। सर 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 into 10⁻23 एटम्स है। पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स, वो कुछ भी हो सकता है।
पार्टिकल 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब इतने इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन मतलब इतने प्रोटॉन, 1 मोल न्यूट्रॉन मतलब इतने न्यूट्रॉन, 1 मोल एएमजी सर मतलब इतने एएमजी सर, 1 मोल स्केच मतलब इतने स्केच। सिंपल सी बात। भाई डजन में हम कोई भी चीज ला सकते हैं ना, वैसे मोल में भी कोई भी चीज हो सकती है। हटा दो। यस सर। अब एक जादू दिखा। ये ग्राम एटॉमिक मास से ग्राम एटॉमिक मास जाने पे वैल्यू क्यों नहीं चेंज हो रही, ये जादू दिखाता हूं। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम मैंने अभी समझाया 23 एएम, समझना। अब मुझे इसे ग्राम में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, 23 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। लो बदल गया ग्राम में। लेकिन ये सोडियम के एक एटम के वजन आ रहा है बेटा, एक एटम के वजन आ रहा है, एटॉमिक मास लिया मैंने, ये बहुत छोटा नंबर आएगा, लगभग 38.18 इंटू 10⁻24 ग्राम। कितना? 38.18 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम आएगा ये। सिंपल, ठीक है। ये एक एटम का वजन है। सर -23 से 24 क्यों हुआ? 23 से 24 कम होगी। 10 टू द पावर। अरे वो बात ही नहीं कर रहा मैं, एवोगैड्रो नंबर की बात नहीं कर रहा मैं, समझो। ये मास ऑफ वन एएमयू है, एएमयू की वैल्यू रख दी, 1 AMU। एक एएमयू की वैल्यू रख दी। ये तो एक एटम का मास निकाल रहा हूं मैं ग्राम में। मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम ग्राम में इतना होगा, एएमयू में इतना, ग्राम में इतना। एएमयू को ग्राम में बदला है मैंने, जैसे किलोग्राम को ग्राम में बदलते हो, वो किया है। एक ही एटम का वजन है ये। अब बताओ मुझे दो एटम का वजन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ग्राम्स में इंटू 2। इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? ये वैल्यू आती है लगभग 38.18 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये सोडियम के एक एटम का वजन है ग्राम में, एक एटम का। पेपर में न्यूमेरिकल आए, एक एटम का वजन निकालो तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया करो एटॉमिक मास में। एएमयू की वैल्यू है ये, अभी लिखवाई है लाल लाइन के ऊपर। ये सोडियम के एक एटम का वजन है, बहुत हल्का। मैंने कहा दो एटम का वजन निकालना है तो आपने कैसे, दो का मल्टीप्लाई कर दो। 10 एटम का वजन निकालना हो तो इंटू 10। 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अगर मुझे 1 मोल एटम्स का वजन निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। हाँ, अगर मुझे 1 मोल एटम्स का वजन निकालना, मान लो 1 डजन एटम्स का वजन निकालना है तो 12 को मल्टीप्लाई करूंगा। 1 मोल एटम का वजन निकालना है तो इस नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 10 टू द पावर 20। इस नंबर का मैं मल्टीप्लाई, एवोगाड्रो नंबर का। तो अब ये जो निकलेगा, अब ये एक एटम का मास नहीं है भैया, अब ये क्या है? ये मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ सोडियम। 1 मोल एटम। मास ऑफ 1 मोल एटम्स को मैं कहता हूं ग्राम एटॉमिक मास। तो ये ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम आ गया 23 इंटू दिस। अच्छा मेरे लिए छोटा सा काम करोगे क्या? तुम लोग का गणित तो अच्छा है। ये एवोगाड्रो नंबर लिखा है 6.023 इंटू 10⁻23। जरा इसका रेसिप्रोकल निकाल के बताओ कितना होता है। मतलब 1/6.023 इंटू 10⁻23 इसकी 10 टू द पावर 23 वैल्यू पूरी। गणित आता हूं ऐसा। हाँ, देखा कितना डिवीजन सीखा है। चलो 1.6 1/6 कर लो, 6.023 को छोड़ो, 1/6 कर लो। 1/6 इंटू सर 0.166 कुछ आ रहा है।
10 to the power 23 को ऊपर ले जाओगे तो 10 to the power Minus minus 23 23 हो जाएगा। ये सिखाया है मैंने आप लोगों को। नंबर को ऊपर ले आओ तो पावर माइनस में हो जाती है और 1/6 की वैल्यू 0.166666 करके कुछ आएगी। तो ये 0.1666 into 10 to the power minus 23 आ रहा है। जरा इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलोगे, वो तो सिखाया मैंने आप लोगों को। 1.66 into 10 to the power minus 24. -24 1.66 10 power minus 24। ओए ये तो एएमयू के बराबर है। बिल्कुल सही बात है। Yes, sir. जादू हो गया ये। Yes, sir. ये तो कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया। यानी कि ये जो एएमयू होता है ये एक्चुअली एवोगैड्रो नंबर का रेसिप्रोकल होता है। जो एएमयू होता है वो एक्चुअली एवोगैड्रो नंबर का रेसिप्रोकल होता है। भैया रजिस्टर में लाल लाइन के ऊपर एक लाइन और लिखो, 1 AMU is equal to 1 by एवोगैड्रो नंबर। सीधी सी कहानी, 1 by एवोगैड्रो। अब क्या लग रहा है, अब मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, यहां 23 बचेगा और यहां ग्राम बचेगा। देखो वही का वही नंबर आ गया। यस सर। ये ना बनने जादू। अरे उसको लिख लो, Yes, sir. 2-4 बार और पढ़ो। वैसे तो समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में पूछो। आज के लिए इतना ही है। डेली आप इस चीज को बार बार पढ़ें। नई दुनिया है, नया जमाना है, बार बार पढ़ेंगे तभी समझेंगे और याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद मीटिंग एंड करेंगे। थैंक यू सर।